हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये दोनों चीजें अपने को आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो आज बेटा शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ। कोशिका झिल्ली कह लीजिए आप इसे। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, चाहे आप इसे कह लीजिए जीव द्रव्य झिल्ली। इसी का एक और नाम होता है बेटा जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है ना, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और जीव द्रव्य झिल्ली, या आप उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अगर आप खोजकर्ता की बात करें कि किसने खोज की थी कोशिका झिल्ली की, तो आप याद करिए स्वान का वह कथन जब वे कह रहे थे कि जंतु कोशिका में या प्राणी कोशिका में एक पतली बाहरी परत पाई जाती है। एक पतली बाहरी परत पाई जाती है और उसी पतली बाहरी परत को अब हम क्या कहते हैं? उसी पतली बाहरी परत को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, यानी खोज जो है वो स्वान साहब ने की थी। खोज किसने की थी? स्वान ने। बेटा ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली जो है आप कहेंगे सभी प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित। कोशिका झिल्ली के लिए कभी तो हम कहते हैं कि ये अर्धपारगम्य है और कभी हम कहते हैं कि ये वर्णात्मक पारगम्य है या चयनात्मक पारगम्य है। क्यों ऐसा कहा जाता है कभी कभी कि ये चयनात्मक पारगम्य है, और क्यों कहते हैं कि ये अर्धपारगम्य है? देखिए, पहली बात तो आप याद रखिए कि अगर आप देखें तो जो भी ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, पर्टिकुलर अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो वो सब के सब कैसे होते हैं? चयनात्मक पारगम्य होते हैं बेटा। वो सारे के सारे कैसे हैं? चयनात्मक पारगम्य, या इसी को कह दिया जाता है वर्णात्मक पारगम्य। क्या कह दिया जाता है बेटा? वर्णात्मक पारगम्य। अगर चयनात्मक पारगम्य ऑप्शन में नहीं है, अगर चयनात्मक पारगम्य ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप इसका क्या आंसर कर देंगे कि हाँ भाई ठीक है, सेमी परमिएबल होता है, अर्ध पारगम्य होता है। कैसा होता है बच्चों? सेमी परमिएबल अर्थात अर्ध पारगम्य होता है। अगर देखें तो मैं पहले आपको पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार पढ़ा देता हूं। यहां पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। ठीक है जी। तो पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स हैं बेटा, वो चार तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के होते हैं। ठीक है, पहले को आप मान लीजिए पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन। पारगम्य झिल्ली यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है मित्रों? क्या तात्पर्य है? जब आप किसी
झिल्ली को, जब आप किसी मेम्ब्रेन को परमिएबल कह रहे हैं, मान लीजिए यहां पर कोई झिल्ली उपस्थित है, ये ठीक है। अब ये अपने आर पार जो विलायक के अणु हैं उनको भी जाने दे रही है, और जो विलेय के अणु हैं, विलेय के अणु, उनको भी जाने दे रही है। भाई विलयन में दो हिस्से होते हैं, एक जो घोला जाता है और दूसरा जिसमें घोला जाता है। आगे बात समझ। विलयन में सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। तो कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन, कोई भी ऐसी झिल्ली जो विलायक को भी रास्ता दे और विलेय को भी रास्ता दे, क्या बेटा, जो विलायक को भी रास्ता दे और जो विलेय को भी रास्ता दे, उसे हम लोग कहते हैं पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन, सबको रास्ता दे रहा है। बेटा दूसरा प्रकार हो जाएगा अपारगम्य झिल्ली। दूसरा प्रकार यहां पर मैं आपको बता दूं झिल्ली का, अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। और ये जो अपारगम्य झिल्ली है, इंग्लिश में इसको कह दिया जाएगा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो अपारगम्य झिल्ली है बच्चों, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसी झिल्ली है जो अपने आर पार, जो अपने आर पार ना तो विलायक के अणुओं को जाने देती है और ना ही विलेय के अणुओं को जाने देती है, ना ही विलायक के अणुओं को अपने आर पार जाने दे और ना ही विलेय के अणुओं को अपने आर पार जाने दे। तो बच्चों ऐसी जो झिल्ली होती है, ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है, हम उसे क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तीसरा होता है बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली। तीसरा क्या होता है बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य, हिंदी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अर्धपारगम्य यानी कि ये सॉल्यूशन के आधे पार्ट के लिए, सॉल्यूशन के आधे भाग के लिए पारगम्य है। ये जो है ये सॉल्यूशन के आधे भाग के लिए पारगम्य है। और जब आप आधा कहते हैं तो आधा का ये मतलब नहीं है कि 1 लीटर सॉल्यूशन था तो 500 ml के लिए पारगम्य है और 500 के लिए नहीं है। 10 लीटर सॉल्यूशन था तो 5 लीटर के लिए पारगम्य है और 5 लीटर नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बताया विलयन के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय, है ना। क्यों भाई, एक हिस्सा क्या हो गया विलायक और दूसरा हिस्सा क्या हो गया विलेय। विलायक जो है उसको तो रास्ता देती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली, लेकिन विलेय के अणुओं को रास्ता नहीं देती। तो ऐसी कोई भी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को रास्ता दे दे, यानी जिस झिल्ली से होकर विलायक के अणु तो आर पार जा सकें लेकिन विलेय के अणु आर पार ना जा सकें, बेटा ऐसी झिल्ली को कह दिया जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कह दिया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और चौथी होती है बेटा, चौथे टाइप की जो झिल्ली यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और ये जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है इसी को कह दिया जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी यहां पर किसी अणु का चयन होने वाला है, चुनाव होने वाला है भाई, कि इसको जाने दें आर पार झिल्ली की या ना जाने दें। तो बेटा ऐसी कोई झिल्ली जो अपने आर पार
विलायक के अणुओं को जाने दे और साथ ही साथ कुछ चयनित विलेय अणु को जाने दे। सभी विलेय अणु नहीं, कुछ सिलेक्टेड जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं, चयनित अणु जो हैं मतलब विलेय के, उसको भी रास्ता दे दे। चयनित, सिलेक्टेड, सिलेक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल, तो जो कुछ चयनित अणु विलेय के जो हैं उनको रास्ता दे दे और विलायक को रास्ता दे दे। ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली को कहा जाता है चयनात्मक पारगम। जो केवल और केवल विलायक को रास्ता दे, विलेय को ना दे, अर्ध पारगम। जो किसी को रास्ता ना दे, अपारगम, इम्परमेबल। और जो सबको जाने दे कि आओ जी जाओ जी, वो क्या हो जाएगा, पारगम्य झिल्ली यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, नॉर्मली अगर आपको आंसर टिक करना है, आप क्या टिक करेंगे कि ये चयनात्मक पारगम्य होता है। कैसा होता है, चयनात्मक पारगम्य। अगर चयनात्मक पारगम्य नहीं है तो आप ऑप्शन में अर्ध पारगम्य है वो टिक कर सकते हैं, उसको बेटा जो है आप टिक कर सकते हैं। अगर आप कोशिकाओं की बात करें तो आप कहेंगे कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली का संगठन अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली में, ऐसे लिख लेते हैं, प्रोटीन की व लिपिड की मात्रा अलग अलग होती है। प्रोटीन व लिपिड की मात्रा, प्रोटीन या लिपिड की मात्रा अलग अलग होती है, वेरी करती है, अलग अलग होती है। भाई ये मेनली तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ही बनता है भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये मेनली तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ही बनता है। लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, लिपिड और प्रोटीन के मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो लिपिड की और प्रोटीन की मात्रा है, ये जो लिपिड की और प्रोटीन की मात्रा है बच्चों, ये अलग अलग कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली है उसमें अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है ना भाई, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। जैसे अगर आप आरबीसी की बात करें, मानव रुधिराणु में, एनसीईआरटी कहती है कि मानव रुधिराणु में, मानव रुधिराणु में यानी कि आरबीसी में जो एरिथ्रियोसाइट है उसमें अगर आप देखें तो प्रोटीन जो है वो पाया जाता है लगभग 52%। प्रोटीन कब पाया जा रहा है भाई, लगभग 52%। और लिपिड जो है, लिपिड लिपिड पाया जा रहा है 40%। ये मेजर जो कंपोनेंट हैं, जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग, ये जो मुख्य भाग है वो लिपिड और प्रोटीन है बेटा। और प्रोटीन आरबीसी की मेम्ब्रेन में अगर आप देखें, आरबीसी का एग्जांपल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन की स्टडी बहुत आसान है। एक तो भाई ये कि आरबीसी जो है, आरबीसी आरबीसी एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है। तो जब आप मेम्ब्रेन को पढ़ना होगा तो आपको सेल वॉल नहीं रिमूव करनी पड़ेगी, आपको सेल वॉल नहीं रिमूव करनी पड़ेगी। जब भी कभी आप सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना चाहते हैं तो प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल का एक फायदा तो ये है कि भाई अगर प्लांट सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है तो पहले सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। एनिमल सेल में कोई चक्कर ही नहीं है। दूसरा, आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल वगैरह नहीं पाए जाते। अगर आप मैच्योर आरबीसी में देखें तो वहां पे और कोई दूसरा कोशिकांग नहीं है। तो एक उलझन और खत्म हुई।
तो आरबीसी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, एक मॉडल स्ट्रक्चर है, एक बढ़िया संरचना है, सेल है कि हम कोशिका झिल्ली की संरचना को पढ़ पाए। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की बात करें, कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर की बात करें, कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें मुख्यतः 3 चीजें उपस्थित होती हैं बेटा। एक होता है लिपिड, और क्या होता है भाई, प्रोटीन, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का जिक्र एनसीईआरटी ने नहीं किया है, लेकिन आप याद रखिए लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये मेजर कंपोनेंट है भाई, ये प्लाज्मा झिल्ली के मेजर कंपोनेंट हैं। आइए इनके बारे में एक एक की डिटेल पढ़ते हैं। यहां तक फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखेंगे बेटा, मात्र 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर आप लिपिड को देखो, वसा को देखो, झिल्ली में जो पाई जाने वाली क्या है बेटा, लिपिड है यानी कि वसा है। वसा कौन सी है भाई, तो आप कहेंगे मुख्यतया है वो फॉस्फोलिपिड है। मुख्यतया क्या है, फॉस्फोलिपिड। मुख्यतया क्या है, फॉस्फोलिपिड, या इसी को कभी कभी लिख के आ जाएगा फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड, तो फॉस्फोलिपिड कहिए और चाहे फॉस्फोग्लिसराइड कहिए, एक ही बात है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। जब लिपोजेनेसिस होता है, वसीकरण, है ना, वसा बनाते हैं, जब लिपिड बनाते हैं, तो चाहे तो फॉस्फोलिपिड कह लीजिए और चाहे तो फॉस्फोग्लिसराइड कह लीजिए। अब अगर आप देखें तो ये जो वसा है भाई, ये एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक क्यों होता है अभी मैं बताता हूं। एम्फीपैथिक होता है, दोहरा जो प्रकृति है, दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। बच्चों लिपिड जो है वो द्विसतह के रूप में व्यवस्थित होता है, द्विसतह के रूप में व्यवस्थित, द्विसतह के रूप में व्यवस्थित, द्विसतह के रूप में व्यवस्थित। आप देखते हैं ना, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बना होता है वो। तो एक सतह ये हो गई और दूसरी सतह ये हो गई। तो लिपिड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर आप देखें कि ये जो लिपिड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बेटा ये बाई लेयर के रूप में, द्विसतह के रूप में व्यवस्थित हैं, बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है। जैसे यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। थोड़ा सा इसकी भी बातें कर लेंगे। चाहे आप किसी भी सतह में देखें, लिपिड का ये जो सिरा है, सिरा, सिरा, हेड जिसे आप कह सकते हैं, ये बाहर की ओर होता है बेटा। इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटर साइड। ध्रुवीय होता है, पोलर होता है भाई, और जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जल स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही यानी कि हाइड्रोफिलिक। आप देखो
ये जो सतह है इसमें भी ये जो हेड है ये बाहर की ओर है, और ये जो दूसरी सतह है इसमें भी जो हेड है वो बाहर की तरफ। भाई अगर आप देखें तो सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। क्या बेटा? सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। और लिपिड का ये जो पुच्छ टेल वाला हिस्सा है, ये क्या है भाई? लिपिड का टेल है, पुच्छ। ये लिपिड की क्या है? वसा की क्या है? पुच्छ है, यानी कि टेल है। ये टेल जो है ये अंदर की तरफ है, यहां से भी आप देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है भाई दोनों सतहों में। साथ ही साथ ये नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। कैसा होता है भाई? नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है। और ये जल भीरू होता है या जल विरागी, जल भीरू कह लीजिए या जल विरागी कह लीजिए। इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ये अंदर की तरफ है ही इसीलिए अंदर की तरफ पुच्छ क्यों रखी गई? ताकि इनको क्या किया जा सके? जलीय वातावरण से बचाया जा सके। क्या किया जा सके? जलीय वातावरण से बचाया जा सके। जलीय वातावरण से बचाया जा सके। ठीक है भाई? अंदर की ओर क्यों है ये? ताकि इसको जलीय वातावरण से बचाया जा सके, जो एक्वस इन्वायरमेंट है। भाई जैसे मान लो ये पूरी सेल होती, इधर साइटोप्लाज्म होता, तो ये जो टेल है, ये जो पुच्छ है, यह तो कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है ये। तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको जलीय वातावरण से बचाना पड़ता है। जलीय वातावरण से बेटा बचाना पड़ता है, एक्वस एनवायरनमेंट से बचाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने किस प्रकार की व्यवस्था की कि जो टेल वाला हिस्सा उसको अंदर की तरफ बनाया और हेड वाला हिस्सा बाहर की तरफ बनाया। और ये जो पुच्छ है, ये जो टेल है, इसमें जब आप देखेंगे तो ये है सेचुरेटेड फैटी एसिड का चैन, संतृप्त वसीय अम्ल। ये वाली जो श्रृंखला है, दो श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो श्रृंखला है, छोटी श्रृंखला जो सीधी सीधी बनी है, ये संतृप्त वसीय अम्लों की बनी हुई श्रृंखला है, सेचुरेटेड फैटी एसिड की बनी हुई चेन है। जबकि जो दूसरी श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला ये असंतृप्त वसीय अम्ल की बनी हुई श्रृंखला है। असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एकल बंध उपस्थित है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर पूरी श्रृंखला के दौरान कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो जाए, तो फिर वैसे हाइड्रोकार्बन को बेटा हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो सीधी सीधी श्रृंखला है ये सेचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है, और ये जो है ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है। ये देख लीजिए आप इसे, ये देख लिया आपने? बोलो भाई, क्लियर है क्या यहां तक सबको? यहां तक मामला सबको क्लियर है क्या? बता दो भाई, यहां तक मामला क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। लिपिड के बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है, उनका जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया गया है कि उनको हम कितना आसानी से मेम्ब्रेन से निकाल सकते हैं। प्रोटीन को मेम्ब्रेन से कितना आसानी से निकाला जा सकता है, उनका निष्कर्षण कितना आसान है या मुश्किल है। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि निष्कर्षण में आसानी के आधार पर, निष्कर्षण में सरलता या आसानी के आधार पर, निष्कर्षण में सरलता या आसानी के आधार पर, ठीक है ना। दो चीजें हैं, एक को हम लोग कहते हैं परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन बेटा जो परिधि की ओर उपस्थित होते हैं। किधर उपस्थित होते हैं बताइए? जो परिधि की ओर उपस्थित होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। जैसे अगर आप यहां पर देखें, मैं संरचना थोड़ा सा बना देता हूं। ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहां पर ये तो कुछ लिपिड बनाए, ये ऐसे, और यहीं हम कुछ प्रोटीन भी बना लेते हैं। ये जो है भाई ये प्रोटीन है, ऐसे समझिए। यहां पर भी ये क्या है? प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? ये भी प्रोटीन है। ये क्या है? ये भी प्रोटीन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है और ये प्रोटीन है, ये परिधि पर उपस्थित है, सुपरफिशियली अरेंज्ड है ये। तो जो प्रोटीन परिधि पर उपस्थित है उनको कह दिया जाएगा परिधीय प्रोटीन। और ये जो परिधीय प्रोटीन है आप इनको मेम्ब्रेन से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो? आसानी से निकाल सकते हो, इसको भी आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों जो दूसरे प्रोटीन होते हैं जिनको कह दिया जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, या हिंदी में कहते हैं अंगभूत प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन, आसान भाषा में समझिए कि जो धंसे हुए हैं लिपिड के बीच में, ऐसे प्रोटीन जो लिपिड के बीच में धंसे हुए हैं, जो लिपिड के बीच में फंसे हुए हैं। आप देखिए ना बेटा, ये जो है ये पूरी तरीके से लिपिड के बीच में धंसा हुआ है, ये जो है ये पूरी तरीके से लिपिड के बीच में धंसा हुआ है, और ये दोनों जो हैं ये आंशिक रूप से धंसे हुए हैं। बताओ, दो तरीके के प्रोटीन हो गए, एक वो जो परिधि पर उपस्थित है यानी कि परिधीय प्रोटीन, और दूसरे वो जो लिपिड के बीच में धंसे हुए हैं। अब ये जो धंसे हुए प्रोटीन हैं, अब बेटा ये जो धंसे हुए प्रोटीन है ये भी दो तरीके के हैं। एक जो पूर्णतया अंगभूत हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से धंसे हुए हैं, फुली इंटीग्रल, फुली इम्बेडेड, पूरी तरीके से लिपिड के बीच में धंसे हुए, और दूसरे वो जो आंशिक अंगभूत हैं, पार्शियली इंटीग्रल हैं, पार्शियली इम्बेडेड हैं। कुछ हिस्सा उनका बाहर है और कुछ लिपिड के बीच में धंसा हुआ है बेटा। तो ये हो गए पूर्णतया अंगभूत और ये हो गए पार्शियली या आंशिक अंगभूत। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी प्रोटीन को आप आसानी से निकाल सकते हैं,
तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो है परिधीय प्रोटीन, आप कहेंगे इनका निष्कर्षण आसानी से हो जाता है। इनका निष्कर्षण आसानी से हो जाता है। इनका निष्कर्षण आसानी से हो जाता है। और साथ ही साथ जब आप इनको निकालते हैं, बाहर से बाहरी बार निकाल दिया, तो मेम्ब्रेन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। तो आप यह भी कहेंगे कि इनके निष्कर्षण से, इनके निष्कर्षण से कोशिका झिल्ली की संरचना में, कोशिका झिल्ली की संरचना में, कोशिका झिल्ली की संरचना में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। कोई खास परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई, जो परिधीय प्रोटीन है। लेकिन ये जो अंगभूत प्रोटीन है, आप इनका निष्कर्षण आसानी से नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा मुश्किल होगी, इसमें बहुत मुश्किल होगी। तो जो अंगभूत प्रोटीन है, आप कहेंगे इनका निष्कर्षण, इनका निष्कर्षण आसानी से नहीं होता है या सरलता से नहीं होता है। इनका निष्कर्षण आसानी से नहीं होता है। इनका निष्कर्षण आसानी से नहीं होता बेटा। दे कैन नॉट इजिली एक्सट्रैक्टेड। और इनके निष्कर्षण से, इनके निष्कर्षण से, इनके निष्कर्षण से कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना खराब हो सकती है। यानी कि मेम्ब्रेन जो है उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है ना, टूट सकती है भाई संरचना, खराब हो सकती है या टूट सकती है। यानी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो सकता है। मेम्ब्रेन की जो संरचना है बेटा वो डिफॉर्म हो सकती है, मेम्ब्रेन टूट सकता है, सोहा हो सकता है। कब? जब आप अंगभूत प्रोटीन को निकालते हैं। इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, ये देख लिया सबने? सबने देख लिया ना? चलो आ जाओ बेटा, अब इसके आगे पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे जब आप इसको देखें स्ट्रक्चर को, जहां पे भी मैंने बना, जैसे यहां पे बना रखा है, तो मान लीजिए अगर इधर जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म में, तो इसको कह दिया जाएगा इनर लीफलेट। ये अंदर की तरफ है ना, इसको क्या कह दिया जाएगा? इनर लीफलेट। और इधर वाली जो संरचना है उसको कह दिया जाएगा आउटर लीफलेट। ये इतना जो हिस्सा है इस पूरे को, अब यहाँ पे प्रोटीन भी होते हैं, तो इधर वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं आउटर लीफलेट। और ये जो हिस्सा है इसको कह दिया जाता है, ये अंदर की तरफ है, इनर लीफलेट। इनर लीफलेट, आउटर लीफलेट यानी कि बाहर की ओर,
और इनर लीफलेट अर्थात अंदर की ओर। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ध्यान सुनना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो केवल और केवल आउटर लीफलेट में पाया जाता है, इनर लीफलेट में नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो केवल और केवल आउटर लीफलेट में पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि ये शाखित हो सकता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट यहां पर पाया जाएगा, या फिर अशाखित हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, और या फिर अनब्रांच्ड हो सकता है। मोनोसेकेराइड हो सकता है या फिर ओलिगोसेकेराइड हो सकता है। मोनोसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड भी हो सकता है और ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। अगर एक ही मोनोमर प्रेजेंट है, एकलक जिसे कहते हैं, तो उसे कह दिया जाता है मोनोसेकेराइड। लेकिन अगर दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, या तीन मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, या चार मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, या पांच मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, या छह, ऐसे 2 से 6 मोनोमर तक की जो यूनिट है उसे ओलिगोसेकेराइड कह दिया जाता है। कुछ किताबें ऐसा भी लिखती हैं कि 2 से 10 तक। आप मेजर समझिए कि 2 से 6 तक अगर मोनोमर जुड़े हुए हैं तो फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ओलिगोसेकेराइड। और ये केवल बाहरी लीफलेट में पाए जाते हैं। ये जो है ना, केवल बाहरी लीफलेट में पाए जाते हैं, केवल बाहरी लीफलेट में उपस्थित होते हैं, या जो बाह्य वाली सतह है उधर ही उपस्थित होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट अकेले नहीं पाया जाता, ये भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट अकेला उपस्थित नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट अकेला उपस्थित नहीं होता, बल्कि कार्बोहाइड्रेट अकेला उपस्थित नहीं होता, बल्कि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब आप कहोगे सर ग्लाइकोलिपिड, योका होवे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मतलब वही वसा यानी कि लिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में बेटा 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा हो जाएगा लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। और ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है और ये जो प्रोटीन है, जब ये दोनों अणु आपस में मिल जाते हैं तो फिर जिस प्रकार का एक और बड़ा अणु बनता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अकेले ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में कभी नहीं पाया जाएगा। या तो ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा फिर इसे, और या फिर ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे भाई।
कार्बोहाइड्रेट वाला जो कंपोनेंट है जितना, वो या तो ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है। या तो यह मोनोसेक्राइड के फॉर्म में होगा या ओलिगोसेक्राइड के फॉर्म में होगा। और किधर पाया जाता है? बाहर वाली लीफलेट में या अंदर वाली लीफलेट में या दोनों में? किधर पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि ये जो है केवल और केवल केवल और केवल जो बाह्य लीफलेट है, जो आउटर लीफलेट है, बाह्य सरफेस जो है, द्विसतह है ना, उन दोनों सतहों में से जो बाहर वाली सतह है उधर पाया जाता है। ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से कौन से कार्य हो पाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो कार्य अगर देखे जाएं जो इस ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से हो पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो पाते हैं। तो एक है बेटा सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी कि कोशिका की पहचान करना, मतलब कोशिका अपना क्या करता है, पहचान करता है। और या फिर सेलुलर मैसेजिंग, दोनों चीजों के मतलब समझ लीजिए। कोई बाहरी अणु सेल के अंदर आ रहा है, इधर देखो आप, ये ये क्या है, ये बाहर वाली लीफलेट है और ये इधर अंदर वाली लीफलेट है, और फिर यहां पे जीव द्रव्य भरा हुआ है। देखो भाई, यहां पे पूरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब बाहर से कोई चीज आ रही है तो उसे बाहर ही तो पहचानना पड़ेगा ना कि ये जो चीज आने वाली है ये कोशिका के लिए ठीक है क्या, ये सेल के लिए खराब तो नहीं है, हार्म तो नहीं पहुंचाएगी। जो चीज कोशिका के अंदर जानी चाहिए ये वैसी चीज है या कोई खराब चीज है, बकवास चीज है? हाँ जी भैया। तो यही वजह है कि ये द्वारपाल जो हैं, ये जो गेट मैन हैं, ये जो आप कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हो, ये किधर पाए जाते हैं? इस बाह्य लीफलेट में पाए जाते हैं, आउटर लीफलेट में पाए जाते हैं। कहां पर? आउटर लीफलेट। ऑल राइट बच्चों, आउटर लीफलेट में पाए जाते हैं ये, ठीक है जी, ताकि वो पहचान कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कौन आ रहा है। जो दूसरा मॉलिक्यूल बाहर से आया कैसा मैसेज लेकर आया, कैसा संदेश लेकर आया। और इसका बढ़िया नमूना मैं आपको बता दूं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। किस तरीके का एंटीजन आता है तो उसके लिए कैसा एंटीबॉडी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यह निर्भर करता है। ये किसकी वजह से हो पाता है? ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित हैं, इनकी वजह से हो पाता है। किसी भी स्पीसीज का जो स्पर्म है वो किसी भी स्पीसीज के एग सेल को थोड़ी ना फर्टिलाइज कर देता है। चलो एनिमल में फिर भी समझ में आता है, प्लांट में सोचो, आप ही के घर में 10 पेड़ लगे होंगे, आपके अपने खेत में 4 पेड़ अलग अलग प्रकार के लगे होंगे। गेहूं बो दिया होगा, मेड़ में कुछ लोगों ने अरहर बो दिया होगा, कुछ लोग गेहूं के साथ सरसों मिक्स करके बो देते हैं। वहीं कहीं आसपास बेर का पेड़ लगा होगा, बबूल का पेड़ लगा होगा, नीम का पेड़ लगा होगा। तो क्या ऐसा होगा कि अरहर का जो पोलन ग्रेन है या अरहर की जो तुवर, जिधर तुवर भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तुवर का जो नर युग्मक है, क्या वो सरसों के मादा युग्मक को फर्टिलाइज कर पाएगा क्या? उनका फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। मान लीजिए कि एक बार सरसों का जो पुष्प है उसकी जो स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, वहां तक वो परागकण पहुंच भी गया तो क्या पॉलिनेशन होगा? क्या पॉलन ट्यूब बनेगी? क्या नहीं बनेगी भाई, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा। स्टिग्मा क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। और ये जो रिजेक्शन है ये किसकी वजह से हो पाया? ये रिजेक्ट करने का जो कार्यक्रम है किसकी वजह से हो पाया? इस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से हो पाया। ठीक है, चलो इसको देख लो भाई, और फिर हम लोग पढ़ेंगे द फेमस, द प्रसिद्ध तरल कृमिर प्रारूप। क्या पढ़ेंगे भाई इसके बाद? तरल कृमिर प्रारूप। तरल कृमिर प्रारूप यानी कि
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आ जाओ बच्चों, अगली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तरल किरमीर प्रारूप। तरल किरमीर प्रारूप जिसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कह दिया जाता है भाई? इसी को हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ये जो तरल किरमीर प्रारूप है, तरल किरमीर प्रारूप। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसी वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके पूर्ववर्ती जो मॉडल थे वो उतने बढ़िया नहीं थे कि जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, संरचना और कार्य दोनों को बढ़िया से समझा पाए। तो ये जो मॉडल है तरल किरमीर प्रारूप, जिसके बारे में हमें बताया सिंगर तथा निकोलसन ने, सिंगर तथा निकोलसन, सिंगल तथा निकोलसन, सिंगर और निकोलसन ने ये जो मॉडल है इसके बारे में दुनिया को बताया 1972 में, 1972 में। ये जो तरल किरमीर प्रारूप है, अगर देखा जाए तो अभी तक का लगभग सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अध्ययन के लिए, कोशिका झिल्ली के अध्ययन के लिए। आप कहेंगे यह प्रारूप कोशिका झिल्ली के कार्य तथा संरचना, यह प्रारूप कोशिका झिल्ली की, यह प्रारूप कोशिका झिल्ली की कार्य तथा संरचना, कोशिका झिल्ली की कार्य तथा संरचना दोनों की व्याख्या करता है। स्ट्रक्चर के बारे में भी समझाता है, फंक्शन के बारे में भी समझाता है, दोनों की व्याख्या करता है, एवं झिल्ली के चयनात्मक होने की भी व्याख्या करता है। झिल्ली के चयनात्मक होने की भी व्याख्या करता है। झिल्ली के चयनात्मक होने की भी व्याख्या करता है। बढ़िया से स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहा है ये मॉडल, फंक्शन के बारे में समझा रहा है ये मॉडल। और कैसा है ये मॉडल? कहेंगे ऐसा है कि जैसे जो शक्कर का घोल है, शक्कर का घोल हाईली कंसंट्रेटेड, ऐसे कह सकते हैं शक्कर का सांद्र घोल, वो जो है, या आप कह सकते हैं एक समुद्र, उसकी तुलना की गई है वसा से, वसा से। और शक्कर के घोल में जो गुलाब जामुन रखा जाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला भी कह सकते हैं आप, कहीं कहीं पर उसको काला जाम कहते हैं। तो गुलाब जामुन जो है, काला जाम, रसगुल्ला या टापू द्वीप आइसबर्ग, वो कहा गया है प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में कहा गया है बेटा? प्रोटीन के बारे में। कि जैसे शक्कर की जो चाशनी होती है, वो जो घोल होता है वो सीरा होता है और उसमें रसगुल्ले रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से, या जैसे समुद्र में आइसबर्ग होते हैं, तो वैसे ही वसा में प्रोटीन वितरित रहता है। लिपिड का बाइलेयर होता है,
वसा का बाइलेयर होता है और उसमें प्रोटीन जो है वो वितरित रहता है। मैं संरचना यहां पर बनाना चाहूंगा, आप देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे बेटा हम इन लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये तो पहले हम लोग बना रहे हैं यहां पर लिपिड। क्या बना रहे हैं भाई? लिपिड बना रहे हैं। फिर ऐसे यहां पर एक बना लेते हैं फुली एम्बेडेड प्रोटीन, पूरी तरीके से जो धसी हुई है, पूरी तरीके से अंगभूत है जो प्रोटीन, वो हमने बना लिया भाई। एक दो और अंगभूत प्रोटीन बना लेते हैं। और ये इधर लिपिड। यहीं पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रोटीन होंगे जो ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। बताओ भाई, या ये ऐसे अंग पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल तरीके से क्या है, अंगभूत होंगे। बेटा कुछ ऐसे भी प्रोटीन होंगे जो सीधे सीधे ऐसे उपस्थित होंगे। इन्हें हम लोग कह देंगे परिधीय प्रोटीन। क्या कह देंगे इन्हें? परिधीय प्रोटीन कह देंगे बेटा। और अगर ये इधर क्या है, जीव द्रव्य है, इधर अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म है, तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ऐसे करके भी प्रोटीन बनाए गए हैं। ये जो प्रोटीन है ये भी क्या है, परिधीय प्रोटीन है, अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल की तरफ है, लेकिन ये भी परिधीय प्रोटीन है। तो अगर ये जीव द्रव्य है तो इधर वाला ये जो हिस्सा है, इधर क्या हो जाएगा बताइए, आंतरिक सतह या इनर लीफलेट, और दूसरी ओर ये क्या हो जाएगा बेटा, आउटर लीफलेट। आउटर लीफलेट। और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो केवल और केवल आउटर लीफलेट में पाया जाता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ये इस तरीके से। तो बाहर क्या पाया जा रहा है, बाहर की ओर कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। बाहर की ओर क्या पाया जा रहा है भाई, बाहर की ओर पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। क्या ये कार्बोहाइड्रेट अकेले प्रेजेंट है? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी अकेले नहीं प्रेजेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट या तो जुड़ा हुआ है लिपिड के साथ, और या फिर ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ। आप देख सकते हैं भाई, ये कार्बोहाइड्रेट यहां, जैसे अगर आप यहां पर देखें तो ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा। ये जो संरचना है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। इस संरचना को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है बेटा, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन की अगर आप बात करें तो ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, परिधीय प्रोटीन हो जाएगा भाई। बताओ जरा, क्या हो जाएगा, ये परिधीय प्रोटीन। ये बेटा परिधीय प्रोटीन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, परिधीय प्रोटीन। ये जो है, या ये जो है, ये दोनों, ये क्या हो जाएंगे, पार्शियली इम्बेडेड प्रोटीन, यानी जो आंशिक रूप से धसी हुई प्रोटीन है, अर्थात आंशिक अंगभूत प्रोटीन। क्या हो जाएगा भाई, आंशिक अंगभूत प्रोटीन, आंशिक अंगभूत प्रोटीन। और फिर ये जो इधर प्रोटीन है, ये वाले और ये वाले, ये क्या हो जाएंगे बेटा, पूर्ण अंगभूत प्रोटीन, पूर्ण अंगभूत प्रोटीन, पूर्ण अंगभूत प्रोटीन। पूरी तरीके से अंगभूत प्रोटीन है ये, पूरी तरीके से धसे हुए प्रोटीन है जो आपने भी यहां पर देखे। ठीक है,
ऐसा मॉडल सजेस्ट किया था सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है लिपिड और प्रोटीन का। फटाफट से सरसरी निगाह से इसे देखिए, फिर इसके बारे में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। देख लिया भाई सबने? बढ़िया। बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हो ना, जैसे मान लो यहां पर ऐसे क्या प्रेजेंट है, ये लिपिड प्रेजेंट है और ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिपिड जो होता है वो अर्ध तरलीय प्रकृति का होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। अर्ध तरलीय प्रकृति कहने का क्या मतलब है कि आजकल के मौसम में जो घी का डिब्बा में घी रखा हुआ है, क्योंकि 1 महीने बाद तो बहुत टाइट हो जाएगा, पूरा घी जम जाएगा, और आज से 1 महीने पहले वो लिक्विड फॉर्म में रहता था, तरल रहता था, है ना। तो आज की डेट में वो जो घी की कंडीशन है एक डिब्बे में रखे हुए रूम टेम्परेचर में, वैसे ही कुछ नेचर होता है लिपिड का। आप कहेंगे लिपिड की जो अर्ध तरलीय प्रकृति है, ध्यान से समझिएगा, लिपिड की जो अर्ध तरल प्रकृति है, अर्ध तरल प्रकृति, क्वासी फ्लूइड जो नेचर है, उसकी वजह से प्रोटीन जो है वो लिपिड बाइलेयर में, प्रोटीन लिपिड द्विसतह में, प्रोटीन जो है वो लिपिड द्विसतह में पार्श्विक गति करता है। बेटा क्या करता है? पार्श्विक गति करता है, लेटरल डिफ्यूजन या लेटरल आप कह सकते हैं, मूवमेंट करता है। चूंकि लिपिड कैसा है? सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड, क्वासी फ्लूइड, अर्ध तरल प्रकृति का है। तो जब लिपिड का मूवमेंट होगा, उसी वजह से विद इन लिपिड की बाइलेयर ये जो प्रोटीन है ये भी क्या करता है? लेटरल मूवमेंट करता है, पार्श्विक गति करता है। और गति करने की ये जो क्षमता है, ये जो गति करने की क्षमता है, यही क्या है? एक तरीके से इस बात का सूचक है जो मेम्ब्रेन की तरलता के बारे में बताता है। ये जो गति करने की क्षमता है वही क्या है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का सूचक है, तरलता का द्योतक। अगर तेज गति से मोशन हो रहा है मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है, और अगर उतना आसानी से नहीं हो पा रहा है ये मूवमेंट, यानी कि फ्लूइडिटी कम है, तरलता कम है। तरलता क्या है बेटा? कम है। आइए कार्य की बात करें। तरल प्रकृति की वजह से जो जो कार्य हो पाते हैं, तरल प्रकृति की वजह से जो जो कार्य हो पाते हैं, एक तो जैसे कह रहे हैं कि अंतर कोशिक संयोजन का निर्माण। क्या कहते हैं भाई? अंतर कोशिक संयोजन का निर्माण, अंतर कोशिक संयोजन का निर्माण, ठीक है भाई। अंतर कोशिक संयोजन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ते हैं ना गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन। तो वो जो जंक्शन होते हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से ही तो बनते हैं। इसके अलावा कोशिका वृद्धि, कोशिका वृद्धि, कोशिका वृद्धि के अलावा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन,
कोशिका विभाजन के अलावा अंतकोशिक यानी कि इंडोसाइटोसिस, मटेरियल सेल के अंदर आना, ऐसे छोटी छोटी पैकेट्स पुटिकाओं के रूप में, है ना, हमारे यहाँ कहते हैं पुटकी बना के रख दो, मतलब एक कपड़े में से बांध के रख दो। तो यहां पर ऐसे क्या छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। उन वेसिकल्स के फॉर्म में मटेरियल या तो सेल के अंदर आता है या सेल के बाहर जाता है। मटेरियल जो है या तो सेल के अंदर जाता है या सेल के बाहर जाता है। सेल के अंदर जाएगा तो अंतकोशिक कहेंगे, और बाहर जाएगा तो सिक्रीशन यानी कि श्रवण कह सकते हैं, कि कोई चीज स्रावित होके बाहर जा रही है, सिक्रीट होके कोशिका के बाहर जा रही है, सिक्रीट होकर कोशिका के बाहर जा रही। और एक और हो जाएगा कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन। कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन, कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन, कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन। अभी जो कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन हो रहा है बेटा, ये निष्क्रिय परिवहन भी हो सकता है, यानी कि बिना एनर्जी के खर्चे के। अगर ऊर्जा का खर्चा नहीं हो रहा है तो आप उसे निष्क्रिय परिवहन कहेंगे, और अगर ऊर्जा का खर्चा हो रहा है तो आप उसे सक्रिय परिवहन कहेंगे। ठीक है ना, ऊर्जा समझिएगा। अगर एटीपी की आवश्यकता पड़ रही है ट्रांसपोर्ट में तो वो क्या है, सक्रिय परिवहन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर नहीं पड़ रही है आवश्यकता तो निष्क्रिय परिवहन है। निष्क्रिय परिवहन में जैसे कि आ जाएगा विसरण, और क्या आ जाएगा, सुसाध्य विसरण, और क्या आ जाएगा, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। क्या आ जाएगा भाई, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है बेटा। इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आप ऐसे समझिए कि जो अणु है वो कैसा है, अणु जो है अगर वो छोटा है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल है, और एक तरीके से हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, तो आप कहेंगे, दरअसल होता क्या है यहां पर मैं आपको बताऊं। पहले तो स्ट्रक्चर देखिए, ये जो अंगभूत प्रोटीन है ना, अंगभूत प्रोटीन, जैसे नदी होती है और नदी में क्या है, पुल बना दिया जाता है इस पार से उस पार जाने के लिए, है ना। तो ये भी कुछ वैसे ही होते हैं। आप कहेंगे कि कुछ, ध्यान से समझिएगा, कुछ पूर्ण अंगभूत प्रोटीन, कुछ पूर्ण अंगभूत प्रोटीन, कुछ पूर्ण अंगभूत प्रोटीन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक अणुओं के झिल्ली के आर पार परिवहन में सहायक होते हैं। झिल्ली के आर पार परिवहन में सहायक होते हैं। झिल्ली के आर पार परिवहन में सहायक होते हैं, जिन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, गेट भी कह देते हैं, गेट, चैनल या पंप प्रोटीन कहा जाता है, या पंप प्रोटीन कहा जाता है। पढ़ते ना आप लोग, वो जो नर्व कंडक्शन वाला पार्ट, उसमें वीजीसी पढ़ते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल।
तो ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में आर पार प्रेजेंट हैं भाई, ये पूरा आर पार, इस पार से उस पार मॉलिक्यूल को छोड़ आएंगे, तो इनको चैनल प्रोटीन कह दिया जाता है, या कई बार टनल प्रोटीन कह दिया जाता है, गेट प्रोटीन कह दिया जाता है, पंप प्रोटीन कह दिया जाता है। चूंकि आर पार उपस्थित हैं तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कह दिया जाता है। कभी कभी तो इन्हें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह दिया जाता है। तो जब अणु छोटा है, उदासीन है और हाइड्रोफोबिक है, तो बेटा मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है, जो सहायक है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। तब क्या होता है भाई, जो प्रोसेस होता है उसे विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। और विसरण जो है वो अधिक सांद्रता से, जो भी आयन, जो भी कोई चीज है, आयन तो नहीं कहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल वगैरह है, उसको वो क्या करता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण के प्रक्रिया से उसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं। क्या बेटा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता है नहीं, और ये निष्क्रिय परिवहन होता है। क्या होता है भाई? ये निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें कि जो अणु है, हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा अणु है, या फिर आवेशित अणु है, या फिर हाइड्रोफिलिक अणु है। हाइड्रोफिलिक अणु, छोटे की तुलना बड़े के साथ, उदासीन की आवेशित के साथ, हाइड्रोफोबिक की तुलना हम कर रहे होंगे हाइड्रोफिलिक के साथ। बेटा अगर अणु लार्ज साइज का है, मॉलिक्यूल लार्ज साइज का है, बड़ा आवेशित है, चार्ज प्रेजेंट है उसमें, न्यूट्रल नहीं है वो, तो आप देखेंगे कि अब मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होगी। 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 और उसमें भी फिर निर्भर करता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के बाद भी ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस तरीके का है। क्योंकि अगर वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है, तब तो आप कहेंगे उसे सुसाध्य विसरण। तब तो आप उसे क्या कहेंगे? सुसाध्य विसरण। लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन की सहायता से अगर वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है, तो फिर उसे कह दिया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अर्थात सक्रिय परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अर्थात सक्रिय परिवहन। सुसाध्य विसरण में मैं आपको बता दूं बेटा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ट्रांसपोर्ट किधर से किधर हो रहा है बेटा? जहां पे ज्यादा अणु उपस्थित हैं उधर से कम अणु की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, सुसाध्य विसरण। और मेम्ब्रेन प्रोटीन तो चाहिए ही भाई, सही, लेकिन ये एनर्जी नहीं चाहिए इस प्रोसेस के दौरान। निष्क्रिय परिवहन होता है, ये भी पैसिव प्रोसेस होता है बेटा, ये भी। और मुख्यतः ये चैनल प्रोटीन से होता है। अगर देखा जाए तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो सुसाध्य विसरण में सहायक होते हैं, नॉर्मली उन्हें, जनरली उन्हें चैनल प्रोटीन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा? चैनल प्रोटीन कह दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा हो, अगर ये
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा हो तो इसे कह दिया जाएगा सक्रिय परिवहन। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये सक्रिय परिवहन है भाई, एक्टिव है ट्रांसपोर्ट। और मुख्यतः ये किससे होता है? पंप प्रोटीन से होता है बेटा। किससे होता है? पंप प्रोटीन से। जैसे आपके यहां उदाहरण भी दिया एनसीईआरटी ने, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। क्या दिया हुआ है? सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। तो ये जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप है, इससे क्या होता है बेटा? सक्रिय परिवहन होता है। क्या होता है भाई? याद रखिएगा कि इससे होता है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन, ठीक है ना? सक्रिय परिवहन होता है बेटा। ये मेम्ब्रेन के बारे में देखना शुरू करिए। एक तो पारगम्यता के आधार पर मेम्ब्रेन पढ़ाया मैंने आपको पहले, तो पारगम्यता के आधार पर ठीक है। फिर ये कोशिका झिल्ली, पहले प्रकार पढ़ रहे थे, फिर अब संरचना पढ़ेंगे, फिर आगे इनके कार्य भी पढ़ेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं गला भी साथ नहीं दे रहा है। आज लेक्चर को थोड़ा छोटा रखेंगे, लेकिन कवर हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फिर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सारी चीजें। सुसाध्य विस्तरण, सक्रिय परिवहन। होमवर्क में मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1 में आप 40 से 50 तक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। और जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी में जितना है, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।